गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे या तो वही इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनेगा और या फिर फ्रेगमेंटेशन का कोई स्टेप सवाल में ऐड कर दिया जाता है। और जब फ्रेगमेंटेशन का स्टेप किसी क्वेश्चन के अंदर ऐड होता है तो फिर वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हो सकता है स्ट्राइक करे, हो सकता है स्ट्राइक ना भी करे। तो थोड़ा प्रैक्टिस इसके लिए जरूरी है आप लोगों को। ओके, तो आज हम पहले थ्योरी कवर करते हैं, फिर इसकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हम लोग लेंगे ड्यूरिंग द सेशन। राइट, देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हेडिंग डालिएगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है किसी भी एक मॉलिक्यूल का ड्यूरिंग द रिएक्शन डिकम्पोज हो जाना, यानी कुछ बॉन्ड्स का टूटना और बॉन्ड्स के टूटने के बाद या तो नए कुछ मॉलिक्यूल्स का बनना या साइक्लिक कंपाउंड का एसाइक्लिक हो जाना। आई बात समझ में? देखिएगा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई कार्बन चेन ली और मैंने यहां पर ये ग्रुप लगाए एक्स एंड वाई। अब अगर मैं यहां पर नंबरिंग करूं कार्बन की, तो मैंने कहा ये कार्बन नंबर 1 कह दिया गया है, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3 कह दिया गया है। राइट, और यहां पर ये एक्स एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए लोन पेयर है। राइट, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इज इट क्लियर? और वाई एक लिविंग ग्रुप है जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके माइग्रेट करेगा, लेके बाहर निकलेगा। तो मैं ये कह दूं यहां पर जो Y है, Y ये एक लिविंग ग्रुप है। यानी फ्रेगमेंटेशन के दौरान एक लिविंग ग्रुप का होना जरूरी है। करेक्ट? और ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी फ्रेगमेंटेशन के दौरान एक ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना जरूरी है। करेक्ट? आगे देखिएगा, C1C2 बॉन्ड जो है, ये C1C2 बॉन्ड अगर आप देखें तो ये C1C2 बॉन्ड और C3Y बॉन्ड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी पैरी प्लेनर है। मैं रिपीट करता हूं, C1C2 बॉन्ड और C3Y बॉन्ड ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी पैरी प्लेनर है। और याद रखना, ये फ्रेगमेंटेशन के लिए सबसे जरूरी कंडीशन है। क्या? कि C1C2 बॉन्ड एंड C3Y बॉन्ड शुड लाइज एंटी पैरी प्लेनर ड्यूरिंग द फ्रेगमेंटेशन। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं C1C2 बॉन्ड, ये लीजिए, करेक्ट, एंड C3Y बॉन्ड should lies anti-periplanar with respect to each other। और वही वाली बात, what is the meaning of the anti-periplanar? कि यहां इसके C1C2 और C3Y के बीच का डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। यानी मैं ये कह दूं डाइहेड्रल एंगल शुड लाइज 180 डिग्री। ओके, अब देखो होता क्या है, फ्रेगमेंटेशन के दौरान जब भी कभी फ्रेगमेंटेशन होता है तो यहां इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं। क्लियर? और C1C2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये C2 C3 बॉन्ड में जाएंगे और C3Y बॉन्ड ब्रेक होता है
और Y लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो पता है ये फ्रेगमेंटेशन तभी हो सकता है जब C1 C2 के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगले इस वाले बॉन्ड में जाए और Y बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर जाए, या मैं ये कह दूं कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये इलेक्ट्रॉन इसे दिए जाते हैं और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट तो यही है बेसिकली। तो देखो होगा क्या, जैसे ये फ्रेगमेंटेशन हुआ तो फ्रेगमेंटेशन के बाद ये X डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज ये स्पीशीज बनी और यहां से ये लीजिए ये 2 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर कार्बन ये रहा और Y माइनस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके रिमूव कर गया। आगे बात समझ में? फ्रेगमेंटेशन के अंदर हमेशा ये स्केलेटन रहता है और फ्रेगमेंटेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि X एंड Y ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हमेशा 1 और 3 पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं कि X and Y should lies at C1 and C3 पोजीशन। इसका मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली ये 1-3 पोजीशन पर प्रेजेंट रहते हैं। राइट? उतार लीजिए। देखिए फ्रेगमेंटेशन का अभी जो हमने थ्योरी देखा उसको समझाने के लिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं ताकि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा उसमें फिनिशिंग आए, वो बात पूरी तरह से हमें समझ में आए। देखो फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं इसके लिए, साइक्लोहेक्सेन और 136 पोजीशन पे OH एंड OTS लगाया गया और इसके रिएक्शन सोडियम हाइड्रेट से कराई गई। करेक्ट? चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम इस साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बनाते हैं। अब चेयर फॉर्म जब हम बनाएंगे तो मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 136? 136 का मतलब क्या होता है? तो हम जानते हैं 136 का मतलब होता है एक्सियल एक्सियल एंड इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। बाय डिफॉल्ट हम ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रखेंगे, तो यहाँ OH को भी इक्वेटोरियल पर रखा जाएगा और OTS को भी इक्वेटोरियल पर रखा जाएगा। बाय डिफॉल्ट दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पर आएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स इन सिस मैनर। 1,3 सिस। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ मैं आपको 1 और 3 कार्बन समझा दूं। ऑब्वियसली ये कार्बन 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। बताओ 1 2 3 हो चुका और यहाँ 1 पर OH लगा हुआ है और 3 नंबर पर OTS दैट इज द लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। दैट मीन्स ये एक X ग्रुप है और ये एक Y ग्रुप है। अब होता क्या है आगे देखिएगा, सोडियम हाइड्राइड लिया गया है और हम जानते हैं सोडियम हाइड्राइड एक बेस है और ये बेस OH पे लगी H फॉर्म के अंदर बाहर निकालेगा। ये लीजिए ये H फॉर्म के अंदर बाहर निकाली गई। जैसे ये H फॉर्म के अंदर बाहर निकाली गई हमारे को ये स्पीशीज मिले। ओके, अब आप देखो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और OTS इज द Y और O माइनस इज द X। ये लीजिए फ्रैगमेंटेशन में ये चीज कही गई है। ये रहा हमारा X, ये रहा हमारा Y और C1 C2 बॉन्ड एंड C3 Y बॉन्ड आर एंटी पेरिप्लेनर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज स्टैटिकल स्टीरियो के अंदर ये मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर कर रखा है कि अगर मैं ये वाली रिलेटिव पोजीशन लूं तो इस पे लगा इक्वेटोरियल बॉन्ड और इस पे लगा रिंग का बॉन्ड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हमेशा एंटी पेरिप्लेनर होते हैं। ये कंसेप्ट हमारा थ्योरेटिकल पूरा क्लियर है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने स्टीरियो केमिस्ट्री की पहली क्लास के अंदर ही क्लियर कर रखा है।
राइट कि अगर मैं ये रिलेटिव पोजीशन लेता हूं एडजेसेंट पोजीशन, तो इस पे लगा इक्वेटोरियल बॉन्ड और इस पे लगा रिंग का कार्बन कार्बन बॉन्ड और ऑलवेज एंटी पेरीप्लेनर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, वी नोज वेरी वेल, करेक्ट। अब यहां देखो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा बड़े आराम से। रिलीजिंग ग्रुप ने ये इलेक्ट्रॉन दिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आए और यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। इज इट क्लियर? और जैसे ये फ्रेगमेंटेशन हुआ, ये साइक्लिक कंपाउंड एसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिएगा ये कार्बोनाइल हो गया, ये डबल बॉन्ड और ये OTS माइनस। इज इट क्लियर? इस तरह से हमने इस कंपाउंड में फ्रेगमेंटेशन लिया। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि X एंड Y 1,3 पोजीशन पर होने चाहिए। यस, C1 और C3 पे OH और OTS ग्रुप लगा हुआ है। इनमें से एक रिलीजिंग ग्रुप होता है और एक लिविंग ग्रुप होता है। और क्या बताया गया था कि C1 C2 बॉन्ड एंड C3 Y बॉन्ड शुड लाइज एंटी पेरीप्लेनर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो फ्रेगमेंटेशन ऑपरेट हो जाएगा। क्लियर? उतारेंगे। फ्रेगमेंटेशन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, आप देखिएगा। इस एग्जांपल में हमने क्या किया, स्ट्रक्चरली कंपाउंड वही है, स्टीरियोकेमिकली इस कंपाउंड को मैंने डिफरेंट कर दिया। ये लीजिए, हमने ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री ले ली यहां पर और वो इस सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई गई। हमें देखना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां इस कंपाउंड की चेयर फॉर्म बनाता हूं और बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 1,3 ट्रांस। वी नोज वेरी वेल दैट 1,3 ट्रांस मींस एक्सियल इक्वेटोरियल। तो ऑब्वियसली हम इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को जब यहां अरेंज करेंगे तो एक को एक्सियल और एक को इक्वेटोरियल लगाएंगे। अब OH और OTS में से बल्कि ग्रुप कौन है? OTS। तो बल्कि ग्रुप तो कहां लगाया जाएगा इक्वेटोरियल पे और स्मॉलर ग्रुप एक्सियल पे। ये लीजिए, ये हमने लगा लिया, राइट। अब आप ध्यान से देखो भैया, वही 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर कार्बन, C1 C2 एंड C3। इज इट क्लियर? अब आप देखो C1 पे रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये समझाया मैंने आपको। और दिस वन इज द लिविंग ग्रुप, यही समझाया मैंने आपको। और C1 C2 बॉन्ड लुक एंड C3Y बॉन्ड लाइज एंटी पेरीप्लेनर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, राइट। अब आप देखिएगा, यहां पर सबसे पहले सोडियम हाइड्राइड दैट इज द बेस, यहां से H+ बाहर निकालेगा। जैसे ये H+ बाहर जाएगी, ये लीजिए दैट इज द OTS O-, ये लीजिए। और यहाँ पर वही ये C1 ये C2 और ये C3 और C1 C2 बॉन्ड एंड C3Y बॉन्ड आर एंटी पेरीप्लेनर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। और यहाँ क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजेंगे और C1 C2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले में आएंगे और OTS बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकलेगा। इज इट क्लियर? और फाइनली हमारे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये कार्बोनाइल बन चुका, ये डबल बॉन्ड और OTS माइनस। बोलिए, यहां तक समझ में आ गई बात, राइट? चलिए जी, उतार लीजिए। देखिए, फ्रेगमेंटेशन को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इसे हमने क्लियर करने के लिए 4 एग्जांपल्स और लिए हैं। अब देखिएगा इन्हें मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, मैंने कहा एक रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अब इसमें नए एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये सब चीजें अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूं। देखो, थर्ड एग्जांपल में अगर आप देखें तो दो OH ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है, दैट इज 1 2 एंड 3।
हो गया 1,3 पोजीशन। अब इतनी देर पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, इतनी देर से हम क्या कह रहे हैं कि C1 C3 पोजीशन पर जो X और Y होता है, इनमें से एक ग्रुप कैसा होना चाहिए, रिलीजिंग, एक कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप। लेकिन यहां तो दोनों ग्रुप रिलीजिंग है, ये भी रिलीजिंग ग्रुप है और ये भी रिलीजिंग ग्रुप है। अब हम क्या करें, तो ध्यान रखना, यदि दोनों ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप होते हैं तो किसी एक रिलीजिंग को लिविंग ग्रुप बना दो, किसी भी एक रिलीजिंग ग्रुप को लिविंग ग्रुप बना लो। एक रिलीजिंग मेंटेन है और एक रिलीजिंग को लिविंग ग्रुप बना लो, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। अब बनाए कैसे, तो हमें मीडियम क्या दे रखा है, एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में दोनों OH में से किसी भी एक OH पर प्रोटोनेशन हो जाए। तो देखो किसी भी एक OH पर मैं प्रोटोनेशन करवाता हूं। जैसे यहां प्रोटोनेशन हुआ, आप देखिए ध्यान से, प्रोटोनेशन होने के बाद अब अपने को यहां 1 और 3 पोजीशन पर एक रिलीजिंग ग्रुप और एक लिविंग ग्रुप नजर आ रहा है और अब यहां फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है, करेक्ट। जैसे यहां फ्रेगमेंटेशन होगा, यहां से ये लोन पेयर इधर गया, दैट इज द रिलीजिंग ग्रुप। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में और लिविंग ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल गया। इज इट क्लियर। और आप देखिए आफ्टर द फ्रेगमेंटेशन हमारे को ये प्रोडक्ट मिला, दिस वन इज द कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो गया, ये लीजिए, ये वाटर हो गया। इस तरह से हमने फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट करवाया। तो एक कॉन्सेप्ट बन गया भैया, अगर 1,3 पोजीशन पर दोनों ग्रुप रिलीजिंग होते हैं तो किसी एक रिलीजिंग को हमें लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना होता है, करेक्ट। आए बात समझ में। अब मैं लेता हूं 4th एग्जाम्पल। इसमें देखो X और Y के रेस्पेक्ट में आपको नए एस्पेक्ट्स और नजर आएंगे। देखो समझाता हूं मैं आपको। देखो अगर मैं यहां पर ये पोजीशन लेता हूं, दिस वन एंड दिस वन, तो देखो ये वाली पोजीशन 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर पोजीशन। 3 नंबर पोजीशन पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, कोई परेशानी नहीं। 3 नंबर पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन 1 नंबर पे रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, बल्कि इस 1 नंबर पोजीशन पर कार्बोनाइल यानी कि विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस वक्त कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, एक लिविंग ग्रुप और एक विथड्रॉइंग ग्रुप। अब फ्रेगमेंटेशन कैसे हो, क्योंकि पोजीशन 1,3 है, बट फ्रेगमेंटेशन कैसे कराएं हम लोग, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में जब 1 and 3 नंबर पोजीशन पर एक रिलीजिंग और एक विथड्रॉइंग ना हो, एक रिलीजिंग और एक लिविंग ग्रुप ना हो, बल्कि एक विथड्रॉइंग ग्रुप है और एक लिविंग ग्रुप है, तो फिर विथड्रॉइंग ग्रुप को आप रिलीजिंग ग्रुप बना सकते हो। विथड्रॉइंग ग्रुप को क्या बना सकते हो, रिलीजिंग ग्रुप। उसकी कंडीशन आपको दिख जाएगी, कैसे समझना। यहां से इस कार्बोनाइल के ऊपर इस एल्कोक्सी का अटैक और यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे। जैसे ये स्टेप कंप्लीट हुआ, आप देखिएगा इससे हमें ये स्पीशीज मिल जाएगी। अब आप देखो बड़े ही ध्यान से इस कंपाउंड की तरफ, ये 1 नंबर पोजीशन, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, 1 2 एंड 3। और ध्यान से देखिए 1 नंबर पोजीशन पर आपको यहाँ एक रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, और 3 नंबर पोजीशन पे आपको ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ दिखाई दे रहा है, एक X और एक Y, राइट। और अब यहाँ हम फ्रेगमेंटेशन करवा सकते हैं, कैसे। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, C1 C2 बॉन्ड ब्रेक हो और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और C3Y बॉन्ड में से Y लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए। और जैसे ये स्टेप कंप्लीट होगा, हमारे को
ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज द एस्टर, ये लीजिए और ये लीजिए, और बाहर क्या निकल गया, OTS माइनस, ये लीजिए। ये फोर्थ एग्जाम्पल में हमने फ्रेगमेंटेशन करवाया। तो आपने देखा अगर दोनों रिलीजिंग है तो मैंने एक रिलीजिंग को लिविंग ग्रुप बना दिया, एक विथड्रॉइंग है एक लिविंग ग्रुप है तो मैंने विथड्रॉइंग को रिलीजिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? इस तरह से हमारे को कंडीशंस देख के ये चीजें अप्लाई करनी आनी चाहिए। ओके, अब आप देखिएगा फिफ्थ एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या किया हमने, देखो यहां ये 1 नंबर पोजीशन, ये 2 नंबर पोजीशन और ये 3 नंबर पोजीशन, 1 3 है। लेकिन 1 3 में आप देखो हो क्या गया, ये एक विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये एक रिलीजिंग ग्रुप है। क्लियर? विथड्रॉइंग और रिलीजिंग ये दोनों ग्रुप हैं। तो विथड्रॉइंग और रिलीजिंग में से अगर मैंने ये प्रोटोनेशन रिलीजिंग पे करा दिया, यहां मैंने ये प्रोटोनेशन करा दिया तो ये OH2 प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स ये बन गया लिविंग ग्रुप, ये क्या बन चुका है, लिविंग ग्रुप, और ये विथड्रॉइंग है। तो ये कॉम्बिनेशन तो बैठा नहीं। लेकिन हां अगर मैं ये प्रोटोनेशन यहां करवा दूं, दिस वन इज द रिलीजिंग, दिस वन इज द रिलीजिंग, और ये विथड्रॉइंग है, विथड्रॉइंग की विथड्रॉइंग पावर और बढ़ गई। आ रही बात समझ में? तो बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन चल सकता है, बन सकता है कि एक रिलीजिंग और एक विथड्रॉइंग हो, मतलब लिविंग ग्रुप की जगह विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया। तो ये फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है। देखो कैसे, समझना। मैंने प्रोटोनेशन यहां करा दिया, ये 1 नंबर पोजीशन, ये 2 और ये 3 नंबर पोजीशन। अब देखो क्या होगा, ये लोन पेयर इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर। ओके, आगे देखोगे जैसे ये फ्रेगमेंटेशन हुआ, लुक, इससे हमारे को एक ये स्पीशीज मिली, ये डबल बॉन्ड और ये OH, ये इनॉल मिला। राइट? अब यहां पर ये 8 मेंबर्ड रिंग है, टॉटोमेरिज्म हुई, ये लीजिए ये कार्बोनाइल बन गया, यहां से H प्लस बाहर निकल गया, इधर भी कार्बोनाइल बन गया, ये लीजिए ये कार्बोनाइल, अगर मैं ये लिखूं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दूसरा कार्बोनाइल ये बनेगा। दैट मीन्स इस कंपाउंड के फ्रेगमेंटेशन के बाद हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। करेक्ट? तो आपने देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाए। मैंने कहा फ्रेगमेंटेशन के दौरान X और Y 1 3 पोजीशन पर होने चाहिए, एक रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब मैंने कहा मान लिया दोनों रिलीजिंग ग्रुप है 1 3 पे, तो एक रिलीजिंग को लिविंग ग्रुप बना दिया मैंने। बिल्कुल, मान लो एक विथड्रॉइंग ग्रुप है, एक लिविंग ग्रुप है, एक लिविंग ग्रुप OTS था, एक विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब लिविंग ग्रुप तो लिविंग ग्रुप ही रहेगा, मैंने एक विथड्रॉइंग को क्या बना दिया, रिलीजिंग ग्रुप बना दिया। अब मान लो एक रिलीजिंग एक विथड्रॉइंग है, तो मैंने विथड्रॉइंग की विथड्रॉइंग पावर और बढ़ा दी, तो विथड्रॉइंग जस्ट बिहेव्स एज द लिविंग ग्रुप। करेक्ट? तो विथड्रॉइंग की विथड्रॉइंग पावर मैंने बढ़ा दी, रिलीजिंग ग्रुप ये था ही, तो यहां से इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन मैंने कंप्लीट करा दिया। आ रही बात समझ में? अब मैं लेता हूं 6 नंबर एग्जांपल। देखो 6 नंबर एग्जांपल बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। देखो यहां 6 नंबर में वही 1 नंबर पोजीशन और 3 नंबर पोजीशन 1 एंड 3 पर आपको एक रिलीजिंग ग्रुप दिखाई दे रहा है और एक लिविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो रिलीजिंग एंड लिविंग ग्रुप बिल्कुल परफेक्टली हमारे को दिखाई दे रहे हैं। सोडियम हाइड्राइड को लिया गया है ताकि OH पे लगी H प्लस फॉर्म में निकाल लें और हम रिलीजिंग ग्रुप की रिलीजिंग पावर को और ज्यादा बढ़ा सकें। यहाँ पर OH की H प्लस निकलने के बाद क्या हुआ, रिलीजिंग ग्रुप की रिलीजिंग पावर और ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट? जैसे यहाँ पर यह स्टेप ऑपरेट हुआ,
ये लीजिए। अब आप देखना, ये आपका 1 नंबर एटम, ये 2 नंबर एटम हमारा, और ये 3 नंबर एटम। क्लियर? और अगर आप देखें तो दिस वन इज द C1C2 बॉन्ड and this one is the C3Y bond are anti-periplanar with respect to each other. Clear? और अब यहाँ fragmentation किस तरह से होगा उसको हम समझते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और OTS बाहर चल गए। और जैसे ये स्टेप हुआ, एक बार मैं इससे नॉर्मली इस तरीके का प्रोडक्ट लिखता हूँ। ये लीजिए डबल बॉन्ड O, ये लीजिए, ये यहाँ पर हो गया और यहाँ ये डबल बॉन्ड हो गया। इज इट क्लियर? और यहाँ पर ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे। अब मैं इसे अगर जमा के लिखूं तो ये लीजिए 6 मेंबर रिंग कार्बोनाइल, दिस वन इज द डबल बॉन्ड, और ये 2 मिथाइल, यानी कि फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? उतार लीजिए इन एग्जांपल्स को। देखिए फ्रैगमेंटेशन में 7th, 8th और 9th एग्जांपल और लिया हम लोगों ने, और इसमें फ्रैगमेंटेशन के साथ साथ एक स्टेप पेरिसाइक्लिक का भी है, एग्जांपल नंबर 7 में और एग्जांपल नंबर 9 में। और इस तरीके के क्वेश्चंस CSIR वाले ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं। आप देखिएगा किस तरह से ये सवाल सॉल्व होने थे। राइट? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं एग्जांपल नंबर 7 की। देखो, सबसे पहले अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो ये एक 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और ये भी एक 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और देयर इज ए फोटोकेमिकल कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ, इन द फर्स्ट स्टेप there is a 2+2 supra cyclo addition under photochemical condition। सबसे पहले photochemical condition में इन दोनों systems के बीच में 2+2 cyclo addition reactions होगी। राइट? सबसे पहले क्या होगी इसके अंदर? 2+2 cyclo addition। ये लीजिए, जैसे दोनों के बीच में 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हुई, देखो भाई, इससे हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। देखना आप लोग, ये लीजिए, और यहां पर क्योंकि ये दोनों मिथाइल का स्टीरियो केमिस्ट्री सिस है, तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ये भी सिस स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी। ओके, और हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। ये 2+2 साइक्लो एडिशन के बाद बनने वाला एडक्ट है। अब इस एडक्ट में एसिटिक मीडियम के अंदर हमारे को फ्रेगमेंटेशन करवाना है। अब इस एडक्ट में एसिटिक मीडियम में फ्रेगमेंटेशन होगा, तो आप देखो ध्यान से, ये 1 नंबर पोजीशन, ये 2 नंबर पोजीशन और ये 3 नंबर पोजीशन, दैट इज 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 और 3 नंबर पोजीशन पर क्या क्या लगा हुआ है? एक रिलीजिंग ग्रुप और एक विड्रॉइंग ग्रुप, एक रिलीजिंग एक विड्रॉइंग, और आगे कंडीशन है प्रोटोनेशन। ठीक है, एसिटिक मीडियम दिया गया है। अगर मैं प्रोटोनेशन यहां करवा दूंगा तो ये लिविंग ग्रुप बन गया, ये विड्रॉइंग है, तो कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा, क्योंकि कॉम्बिनेशन तब बैठेगा जब एक इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो। लेने वाला विड्रॉइंग ग्रुप कह सकता हूं, लिविंग ग्रुप कह सकता हूं। राइट? अगर मैंने प्रोटोनेशन यहीं कर लगा दिया, यहीं कर दिया, तो ये लिविंग ग्रुप हो गया, ये विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो फ्रेगमेंटेशन कैसे हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन तो भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी बैठेगा सीक्वेंस। तो अब मैं प्रोटोनेशन अगर यहां कर दूं तो क्या होगा? दैट इज द विड्रॉइंग की विड्रॉइंग पावर बढ़ गई, ये रिलीजिंग है, तो फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटोनेशन हम लोग यहां करवाएंगे। जैसे ये प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। ये लीजिए, ओके, आगे बात समझ में। अब देखिएगा अगला स्टेप। अगले स्टेप के अंदर यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर गए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां गए,
और ये यहां से यहां पे है। और हमारे को ये लीजिए, हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। राइट, अब आप देखिएगा, उसके बाद ये इनॉल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे Me लगा है तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और Me बाहर निकल जाएगा और हमारे को ये एक 8 मेंबर्ड रिंग मिल गई। ये लीजिए, इस 8 मेंबर्ड रिंग में ए कार्बोनाइल 1,5 है और यहाँ इस जगह मिथाइल है और इस जगह मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है। सॉरी, सर इससे ऊपर वाली स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड OMe सही जगह लगाएंगे? राइट, यहां से पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ये लीजिए, और यहां 1,5 पोजीशन के बाद हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये लीजिए, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहां पर वही 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स मिला और दोनों मिथाइल का स्टीरियो केमिस्ट्री सिस रहेगा। अब ये एक्चुअली क्या है ये समझिए। अगर मैं यहां पर OMe की जगह मान लीजिए OH ले लेता हूं, इस जगह यहां OH ले लेता हूं, तो ये एक प्रकार का बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल है। तो एसिडिक मीडियम में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल का फ्रेगमेंटेशन कह दूं या OH की जगह OMe लगा हुआ है, इस प्रकार के कंपाउंड्स का फ्रेगमेंटेशन कह दूं, ये इस तरीके से ऑपरेट होता है। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल 3, 4, 5 में भी कुछ ऐसा ही फ्रेगमेंटेशन लिया था जहां पर बस यहां OMe की जगह OH ग्रुप था और मिथाइल वगैरह कुछ भी लगा हुआ नहीं था। यहां हमने क्या करा, ये स्पीशीज 2+2 साइक्लो एडिशन से पहले बनाई और 2+2 साइक्लो एडिशन से बनने के बाद इस स्पीशीज में फ्रेगमेंटेशन चेक किया। राइट, तो फ्रेगमेंटेशन के कॉम्बिनेशन समझ में आ रहे हैं आपको कि 1 नंबर और 3 नंबर जो पोजीशन है, 1 नंबर और 3 नंबर जो पोजीशन है, इस पर क्या क्या होना चाहिए, X एंड Y। जहां X और Y क्या क्या है, रिलीजिंग लिविंग ग्रुप। दोनों रिलीजिंग है तो एक रिलीजिंग को लिविंग ग्रुप बनाया जाएगा, एक रिलीजिंग एक विड्रॉइंग तो कोई दिक्कत नहीं है, विड्रॉइंग की विड्रॉइंग पावर को और बढ़ा लें। और अगर एक लिविंग ग्रुप एक विड्रॉइंग है तो फिर विड्रॉइंग को रिलीजिंग ग्रुप बनाओ ताकि रिलीजिंग और लिविंग ग्रुप का कॉम्बिनेशन तैयार हो जाए। क्लियर? अब आप देखिएगा 8th नंबर एग्जांपल। 8th नंबर एग्जांपल मैं सबसे पहले इसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लेता हूं ताकि हमारे को इसकी स्टीरियो, इसकी 3D आराम से समझ में आ जाए। देखो यहां पर ये ट्रांस डेकालिन जंक्शन है तो मैं इसको ट्रांस जंक्शन को ड्रॉ करता हूं, ये लीजिए, क्लियर? और यहां पर ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड O हो गया, दैट इज द हाइड्रोजन, ये COOMe हो गया। और यहां पर आप देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,3 पोजीशन है और 1,3 ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 1,3 ट्रांस? 1,3 ट्रांस मींस एक्सियल इक्वेटोरियल, करेक्ट? ये ऑलरेडी एक्सियल पर है, इसका मतलब OH ग्रुप इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। ये स्टीरियो केमिस्ट्री है। अब आप ध्यान से देखो, OH इज द रिलीजिंग ग्रुप, ये पोजीशन 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। और 3 नंबर पोजीशन पे लिविंग ग्रुप कहां है? लिविंग ग्रुप ये रहा। लिविंग ग्रुप क्या बोला जाता है? OAC इज द लिविंग ग्रुप, OC डबल बॉन्ड O, CH3 इज द लिविंग ग्रुप। इज इट क्लियर? और यहां पर OC डबल बॉन्ड O, देखो इधर, ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अब देखो पहली चीज 1 और 3 पे एक रिलीजिंग ग्रुप और एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, है बिल्कुल। दूसरा पॉइंट C1 C2 बॉन्ड ये रहा एंड C3Y बॉन्ड ये रहा, should lies anti-periplanar with respect to each other. C1 C2 bond and C3Y bond should lies anti-periplanar with respect to each other. तो हमको हमारे को पता है कि यहाँ पर इस रिंग के रेस्पेक्ट में ये वाला बॉन्ड इक्वेटोरियल है और इस पोजीशन पर लगा हुआ
इस 1-2 पोजीशन पे लगा हुआ, इन एडजेसेंट पोजीशन पर लगा हुआ ये इक्वेटोरियल और ये रिंग का कार्बन हमेशा एंटी पेरिप्लेनर कहा जाता है। ये सब कुछ हम स्टैटिकल स्टीरियो के अंदर सीख चुके हैं, करेक्ट। अब आप देखिएगा होगा क्या, यहाँ सोडियम हाइड्राइड क्या करेगा भैया, OH की H+ बाहर निकालेगा। जैसे ये H+ बाहर गई, हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये लीजिए H, ये O- हो गया, इससे हमारे को मतलब ही नहीं है, और यहाँ ये ऑक्सीजन और ये कार्बन। अब फ्रेगमेंटेशन के स्टेप्स लिखता हूं मैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये लिविंग ग्रुप बाहर। इज इट क्लियर? ये लीजिए, दैट इज द C1C2 बॉन्ड, 1 2 3, और ये C3Y बॉन्ड। इज इट क्लियर? जैसे ये फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हुआ, हमारे को ये स्पीशीज मिल गई, ये कार्बोनाइल बन चुका है, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये लीजिए, और यहाँ ये स्पीशीज मिल गई। तो आफ्टर द फ्रेगमेंटेशन हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ओके, चलो जी आगे देखिएगा अब आप लोग। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 9 की। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 में फोटोकेमिकल कंडीशन में देखो वही इसके और इसके बीच में 2+2 साइक्लो एडिशन है। इज इट क्लियर? तो जैसे मैं यहाँ पर 2+2 साइक्लो एडिशन करवाता हूँ, हमारे को 2+2 साइक्लो एडिशन के बाद ये स्पीशीज मिली, दैट इज OAC, ये लीजिए O, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। और यहाँ इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सिस, और ये डबल बॉन्ड। आगे बात समझो। अब आप ध्यान से देखो, ये विड्रॉइंग है और ये OAC लिविंग ग्रुप है, लेकिन आप यहां देखिएगा हमारे को आगे दिया हुआ है OH-, and we knows very well that OH- means alkaline medium, और alkaline medium के अंदर एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है। अल्कलाइन मीडियम के अंदर एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है, हम ये जानते हैं। तो देखो जैसे मैं हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा एस्टर का अल्कलाइन मीडियम में, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, देखो समझना क्या हुआ, जैसे एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा OH- यहाँ अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और इस दौरान मैकेनिज्म कौन सी ऑपरेट होगी, SN2AE, जिसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। SN2AE मैकेनिज्म से हम भली भांति परिचित हैं। और आप देखो जैसे ही SN2AE मैकेनिज्म हुई, हमारे को एक स्केलेटन मिलेगा जिसमें फ्रेगमेंटेशन नजर आएगा हमारे को। ये O- हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये R और ये R, स्टीरियो केमिस्ट्री सिस हो गई। इज इट क्लियर? अब आप देखो, दिस वन इज द रिलीजिंग ग्रुप and this one is the withdrawing group, and releasing and withdrawing का कॉम्बिनेशन चलता है भैया, releasing and withdrawing का कॉम्बिनेशन चलता है, ये मैंने आप लोगों को बताया है, राइट। अब यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, ये यहाँ, ये इधर, और आप देखो फाइनली हमारे को वही डाई कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाएगा। मैं इसका सीधा प्रोडक्ट अब लिख सकता हूँ, जैसे ये फ्रेगमेंटेशन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर और ये इधर, टॉटोमेरिज्म वगैरह हुई, तो 1 2 3 4 5, ये 1,5 पोजीशन है, 1,5 डाई कार्बोनाइल, और स्टीरियो केमिस्ट्री सिस हो गई। तो हमारे को फाइनली ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड O, ये O, और स्टीरियो केमिस्ट्री यहां सिस हो गई। आगे बात समझ में, ये बात हुई आपके एग्जाम्पल नंबर 7 8 एंड 9 की, राइट। उतार लीजिए। देखिएगा फ्रेगमेंटेशन में अब हम लोग लेते हैं डेकालेन डेरिवेटिव्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन का कंसेप्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो ये हमने कोई डेकालेन ली, ओके,
और इस डेकालीन में मैंने इस कार्बन पर OH ग्रुप लगाया और इस कार्बन पर OTS ग्रुप लगाया। ये लीजिए OH एंड OTS ग्रुप लगाया गया। अब आप ध्यान से देखो कि ये OH और OTS ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,3 पोजीशन पर है और यहां इस कंपाउंड को सोडियम हाइड्राइड की प्रेजेंस दी गई। क्लियर? जब इस कंपाउंड को सोडियम हाइड्राइड की प्रेजेंस दी गई तो हमारे को पहले यह देखना है कि इस कंपाउंड में फ्रैगमेंटेशन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। पहले हम देखेंगे कि फ्रैगमेंटेशन टेक्स प्लेस और नॉट। टेक्स प्लेस और नॉट, करेक्ट? देखो भैया, या तो फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा या फ्रैगमेंटेशन होगा, करेक्ट? अगर फ्रैगमेंटेशन होगा ही नहीं तो चैप्टर ही क्लोज, कुछ पढ़ने की आगे जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर फ्रैगमेंटेशन होगा तो फ्रैगमेंटेशन के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, करेक्ट? और फ्रैगमेंटेशन के बाद ये जो स्पीशीज हमारे को मिली है, इस स्पीशीज में ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो मैं ये मार्क कर रहा हूं, हमारे को इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्टीरियो पता करनी है। हमारे को इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्टीरियो पता करनी है। तो क्या कहा मैंने, समझना, डेकालीन डेरिवेटिव हम ये वाला लेंगे जिसमें फ्रैगमेंटेशन स्टडी करना है। जब इसे सोडियम हाइड्राइड की प्रेजेंस दी जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चेक करना है कि वेदर फ्रैगमेंटेशन टेक्स प्लेस और नॉट, फ्रैगमेंटेशन होगा या नहीं होगा। तो माना कि फ्रैगमेंटेशन हो ही नहीं रहा, एक बार मैंने माना फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। अगर फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, यदि फ्रैगमेंटेशन हो रहा है तो ध्यान रखना, हमें ये देखना है कि फ्रैगमेंटेशन के बाद जो ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो क्या होगी, ये हमारे को देखना है, राइट? अब आप देखिएगा, मैं इसमें पॉसिबिलिटीज लेता हूं। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ये जो डेकालीन है, ये डेकालीन, इस डेकालीन का स्टीरियो केमिस्ट्री सिस भी हो सकता है और इस डेकालीन का स्टीरियो केमिस्ट्री ट्रांस भी हो सकता है। क्लियर? अब यहां मैं ये कह दूं कि ये जो सिस डेकालीन है, इस सिस डेकालीन में दो पॉसिबिलिटीज हम लोगों को मिलेगी और इस ट्रांस डेकालीन में भी दो पॉसिबिलिटीज हम लोगों को मिलेगी। क्लियर? एक पॉसिबिलिटी सिस और एक ट्रांस, और सिस में फिर दो पॉसिबिलिटी और ट्रांस में भी दो पॉसिबिलिटी। क्या क्या है इसका मतलब आप समझिएगा। सबसे पहले मैं सिस डेकालीन लेता हूं, ये मैंने सिस डेकालीन ली, दैट इज H and OH, राइट? कोई सिस डेकालीन H और OH, ओके? और सिस डेकालीन में मैंने क्या किया, एक बार इस OTS को वेज पे रखा और एक बार डैश पे रखा। क्लियर? तो अब हमें इन दोनों डायस्टीरियोमर के अंदर फ्रैगमेंटेशन चेक करना है, करेक्ट? आगे देखिएगा, अब मैंने ट्रांस डेकालीन की बात की। ट्रांस डेकालीन में एक H और एक OH ट्रांस पे लगाया और ऐसे ही ये H और ये OH ये भी मैंने ट्रांस पे लगा लिया। आ गई बात समझ में? जब मैंने यहाँ पर ये ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री ली तो उसके बाद फिर मैंने OTS एक बार यहाँ वेज पे लिया और एक बार मैंने OTS डैश पे लिया। ये लीजिए, दो डायस्टीरियोमर्स ये पॉसिबल है। क्लियर? तो कुल मिला के इस वक्त इस कंपाउंड के ये 4 डायस्टीरियोमर पॉसिबल हैं। अब देखो, इतना तो हम समझते हैं कि हर इस कंपाउंड का एक एनेंशियोमर भी होगा, एक इसका एनेंशियोमर, एक इसका एनेंशियोमर, एक इसका एनेंशियोमर और एक इसका एनेंशियोमर। तो कुल स्टीरियो आइसोमर तो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इनमें से 4 डायस्टीरियोमर जो हैं
इनकी हमें फ्रेगमेंटेशन स्टडी करनी है। वाई? क्योंकि इनका फ्रेगमेंटेशन बिहेवियर अलग अलग टाइप का हम लोगों को दिखाई देगा, राइट। और इन दोनों का एनिशोमर रिलेशन है, इन दोनों का फ्रेगमेंटेशन एक जैसा है, इन दोनों का एक जैसा है, इन दोनों का एक जैसा है, इन दोनों का एक जैसा है। हमें केवल 4 तरह की वैरायटी फ्रेगमेंटेशन में कवर करनी है, और वो है इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। आ गई बात समझ में? अब मैं ये फ्रेगमेंटेशन कैसे करा रहा हूँ आप लोग समझना। सबसे पहले मैं फ्रेगमेंटेशन इस कंपाउंड में कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। देखो भाई, पहला फ्रेगमेंटेशन मैंने इस कंपाउंड में करवाया। आप ध्यान से देखो, यहाँ सिस डेकालीन जंक्शन है भैया। तो मैं सबसे पहले सिस डेकालीन ड्रॉ करता हूँ। देखो भाई, ये सिस डेकालीन सपोज मैंने ड्रॉ ऐसे कर ली। भाई ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई स्ट्रक्चर याद कर रखी है ना। एक बार सिस डेकालीन बनाते हैं और अपने आप हमारे को आंसर मिलने लगेंगे कि फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा या नहीं होगा। ये सारे सवाल अभी हमारे को, सारे सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। देखो, यहाँ सबसे पहले मैंने सिस डेकालीन ड्रॉ करी भैया। सिस डेकालीन का मतलब होता है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। देखो ये दोनों बॉन्ड कैसे लगेंगे, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। तो देखो इधर, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, लीजिए ये लग गया। अब मेरे को यहाँ ओटीएस लगाना है, तभी बैठेगा मामला आगे। तो देखो, ओटीएस इस H के साथ कौन सी स्टीरियो केमिस्ट्री रखता है, हम कहेंगे सिस स्टीरियो केमिस्ट्री रखता है, राइट। तो मैं यहाँ सिस स्टीरियो लेते हुए इसके अंदर OTS लगाऊंगा। अब आप देखो, मैं इस H के स्टीरियो इसके साथ देख रहा हूं और वो इस रिंग का पार्ट है। इसका मतलब मैं इन दोनों के स्टीरियो इस रिंग के सेंस में देखूंगा, और जब मैं इस रिंग के सेंस में इसके स्टीरियो देखूंगा तो H को भी मैं इस रिंग के सेंस में रीड करूंगा। और इस रिंग के सेंस में अगर मैं H को रीड करूं तो देखो, आप कॉपी के अंदर ड्रॉ कर रहे हो मॉलिक्यूल को, कॉपी को घुमाओ, राइट। जैसे मैं इसको घुमाऊंगा इस मॉलिक्यूल को, ये लीजिए, मुझे ये H इस रिंग के रेस्पेक्ट में एक्सियल पे नजर आएगा। किस में नजर आ रहा है, एक्सियल पे। भाई ये H इस रिंग के लिए इक्वेटोरियल है, बट ये H इस रिंग के लिए एक्सियल है। अगर मैं इसको यूं घुमा के देखूंगा तो आ रही है बात समझ में, क्लियर। और अगर ये H इस रिंग के सेंस में एक्सियल है तो बताइए 1 to 6 का मतलब क्या होता है। 1 to 6 का मतलब होता है एक्सियल इक्वेटोरियल, राइट। और हम ये जानते हैं कि ये H ऑलरेडी इस रिंग के रेस्पेक्ट में एक्सियल है। इसका मतलब OTS कहां पे आएगा, इक्वेटोरियल पे। दैट इज द सिस स्टीरियो केमिस्ट्री, राइट। अब मैं यहां पर देखो मार्किंग करता हूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। 1 नंबर पे रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, 3 नंबर पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, एंड C1C2 बॉन्ड, राइट, और C3Y बॉन्ड आर एंटी पेरिप्लेनर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ये एंटी पेरिप्लेनर देखने सिखा रखे मैंने आपको कि इस रिंग के लिए ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है और इस एडजेसेंट पोजीशन पर लगा हुआ ये इक्वेटोरियल, और इस रिंग का कार्बन कार्बन बॉन्ड हमेशा एंटी पेरिप्लेनर होते हैं, राइट। ये सब स्टैटिकल स्टीरियो के अंदर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने सब कुछ समझ रखा है। आगे देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम हाइड्राइड यहां से H+ बाहर निकालेगा। जैसे ये H+ बाहर निकालेगा, हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी, करेक्ट। अब क्या होगा देखना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, उसके बाद ये वाला बॉन्ड और ये एंटी पेरिप्लेनर है। अब आप देखो, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां गए और ये OTS बाहर। आ गई बात समझ में। अब आप देखना बड़े ध्यान से, जैसे ये स्टेप हुआ हमारे को इससे ये स्पीशीज मिल गई, ये बॉन्ड टूट चुका है, यहां डबल बॉन्ड आ चुका है, ये डबल बॉन्ड O हो चुका है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो डबल बॉन्ड बना, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आप लोगों को ट्रांस नजर आ रही है,
और ये ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री देखो ऐसे बताई जाएगी। बताओ, अगर मुझे ये ट्रांस डबल बॉन्ड यहां बनाना है तो वो मैं यहां बनाऊंगा, दैट इज द ट्रांस डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कार्बोनाइल की पोजीशन लेता हूं मैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। यहां से लेता हूं 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी यहां पर ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होगा। तो फर्स्ट कंपाउंड इसका फ्रेगमेंटेशन से जो ये प्रोडक्ट बना, आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। क्लियर? मैं एक बार और रिपीट करता हूं इसका सॉल्यूशन, ताकि आपको अगले किसी भी क्वेश्चन में जोर नहीं आए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए। मैंने इसकी चेयर फॉर्म बनाई, क्योंकि ये स्टीरियो केमिस्ट्री सिस जंक्शन है, मैंने सिस डेकालीन बनाई। अब 1 6 का मतलब होता है एक्सियल इक्वेटोरियल, मैंने बना लिया एक्सियल इक्वेटोरियल। अब ये इक्वेटोरियल इसके लिए है। अगर मैं अब ये स्टीरियो देखना चाहता हूं तो चूंकि ये इस रिंग का पार्ट है, इसलिए ये स्टीरियो इस रिंग के सेंस में बोली जाएगी। 1 6 का मतलब होता है एक्सियल इक्वेटोरियल। अब मैं इस एच को इस रिंग के सेंस में जब रीड करूंगा तो ये एच मुझे एक्सियल पे नजर आएगा, और 1 6 एक्सियल इक्वेटोरियल होता है, तो ये एक्सियल है तो ये इक्वेटोरियल हो गया। इस रिंग के सेंस में वो टीएस इक्वेटोरियल पर है। क्लियर? अब आप देखिएगा कि यहाँ पर 1 और 3 पे एक रिलीजिंग एक लिविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है। दूसरा C1 C2 बॉन्ड और C3 वाइट बॉन्ड एज एंटी पेरिपिनर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये भी हमारे को दिखाई दे रहा है। तो अब इस वक्त फ्रेगमेंटेशन यहाँ पॉसिबल है, और जैसे यहाँ फ्रेगमेंटेशन होके यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हुआ तो इस दौरान एक एच इधर होती है, एक एच इधर होती है, इसका मतलब ट्रांस डबल बॉन्ड हमारे को मिला। फिर मैंने इसे इस तरह से लिखा आपस में रिलेटिव पोजिशन को देखते हुए। राइट? ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब मैं ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूं। ओके, देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व करता हूं। देखो बड़े ध्यान से, सबसे पहले यहां पर भी सिस डेकालीन है, और उस सिस डेकालीन को मैं यहां ड्रॉ करता हूं। This one is the cis decalin, ओके। और cis decalin का मतलब होता है 1 2 axial and equatorial, ये OH और ये H हो गया। अब आप देखिएगा ये दोनों स्टीरियो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, और ये स्टीरियो इस रिंग के अंदर देखी जा रही है, तो इस रिंग के सेंस में ये वाला H एक्सियल है। और बताइए 1 2 ट्रांस का मतलब क्या होता है, या तो एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। अब राइट नाउ चूंकि ये H इस रिंग के रेस्पेक्ट में एक्सियल है, इस रिंग के लिए ये H एक्सियल है, और 1 2 ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल एक्सियल, इसका मतलब ये जो OTS है ये एक्सियल पे लगाया जाएगा। लीजिए भैया, मैंने इसे एक्सियल पे लगा लिया है। अब आप मुझे बताओ, क्या इस 3D में अभी फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है? तो हम कहेंगे नहीं, अभी इस 3D में फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज अगर मैं यहाँ ये कहता हूँ C1, ये कहता हूँ C2, ये कहता हूँ C3 और ये कहता हूँ Y, तो आप ध्यान से देखो C1 C2 बॉन्ड रिंग का एटम है और C3 Y बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड है, ये कभी भी एंटी पेरिप्लेनर नहीं हो सकता। करेक्ट? बात समझ में आ रही है? C3 पोजीशन पे लगा हुआ Y के साथ ये वाला बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड है, और एक्सियल बॉन्ड कभी भी रिंग के कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ एंटी पेरिप्लेनर नहीं होते। रिंग के कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ एंटी पेरिप्लेनर हमेशा इक्वेटोरियल पर लगे हुए ग्रुप्स होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो अब हम क्या करवाएंगे, अब हम इस सिस डेकालीन में एक बार फ्लिपिंग करवाएंगे। राइट? जैसे इसके अंदर फ्लिपिंग हुई, बहुत ही ध्यान से समझना भैया, तो चेयर फॉर्म इन्वर्टेड चेयर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे मैं इस चेयर फॉर्म का इन्वर्टेड चेयर फॉर्म लिखूंगा, ये लीजिए, और इसका इन्वर्टेड चेयर फॉर्म ये लीजिए। इज इट क्लियर? अब आप ध्यान से देखो भैया, ये एक्सियल पे जो OH था ये इक्वेटोरियल पे आ चुका, इक्वेटोरियल पे जो H था वो एक्सियल पे आ चुका, और ये जो एक्सियल पे OTS था ये इक्वेटोरियल पे आ चुका है। लीजिए, आ गई बात समझ में? अब आपको यहाँ आगे सोडियम हाइड्राइड दिया गया है। सोडियम हाइड्राइड का मैं फंक्शन
समझाता हूँ आप लोगों को। उससे पहले आप देखो, ये मार्किंग करता हूँ मैं, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, और 3 नंबर कार्बन पे वाई ग्रुप लगा हुआ है, और वाई OTS इस वक्त इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। देखो एक्सियल पर है, इक्वेटोरियल पर है, ये सब समझ में आती है हमारे को, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर मैं इस कंपाउंड को थोड़ा सा यूं रोटेट कर लूं तो मुझे ऑटोमेटिक ये इक्वेटोरियल पर नजर आने लगेगा, राइट। अब ये OTS इक्वेटोरियल पर है, और अब आप देखो C1C2 बॉन्ड और C3Y बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एंटी पेरिप्लेनर है। बिल्कुल है भैया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ये रिंग का बॉन्ड इस एडजेसेंट पोजीशन पे लगा हुआ, ये रिंग का बॉन्ड, और यहाँ ये इक्वेटोरियल वाला ग्रुप, ये हमेशा एंटी पेरिप्लेनर होते हैं, राइट। अब मैंने कहा ना, बस यही कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है जो बार बार काम आ रहा है, और ये चीजें मैंने आपको स्टैटिकल स्टीरियो के अंदर बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर रखी है, ओके। अब आप देखो, जैसे मैं इसके अंदर एंटी पेरिप्लेनर रिलेशनशिप को यूज में लेते हुए सोडियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में फ्रेगमेंटेशन करवाता हूं, तो उसे मैं कुछ इस प्रकार से शो करूंगा। देखो, यहां से सबसे पहले ये हाइड्राइड बाहर निकाला जाएगा, क्लियर। जैसे ये हाइड्राइड बाहर निकाला गया, क्या बनेगा देखना, हो गया। आगे देखिएगा, देखो इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, ये जो C1C2 के बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और OTS बाहर, हो गया। और जैसे ये फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हुआ, आप देखिएगा यहां से ये डबल बॉन्ड, ये हमारे को। अब आप ध्यान से देखो, ये जो डबल बॉन्ड मिला, इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो आपको सिस नजर आ रही होगी, और इसे जब मैं अब इस फॉर्मेट में लिखूंगा, ये लीजिए, तो बताइए सिस डबल बॉन्ड मैं कहां पर मार्क करूं कि नजर आए। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहां बनाऊंगा, देखो भाई यहां, तब मुझे सिस डबल बॉन्ड नजर आएगा, यहां बनेगा तब सिस डबल बॉन्ड नजर आएगा। और यहां डबल बॉन्ड बनाने के बाद मैं अब रिलेटिव पोजीशंस के अनुसार कार्बोनाइल को अरेंज कर देता हूं। तो मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 6 नंबर पोजीशन पे कार्बोनाइल के। तो देखो इधर यहां से गिनता हूं मैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर पोजीशन पे कार्बोनाइल बनाया मैंने। ये प्रोडक्ट हमारे को ऑब्टेन होगा इस कंपाउंड में फ्रेगमेंटेशन के बाद, यानी कि इसमें जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, और इसमें जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो हमारे को प्रोडक्ट ये मिलेगा। तो आपने एक चीज देखी, सिस डेकालीन में इन दोनों आइसोमर्स में फ्रेगमेंटेशन होता है, और फ्रेगमेंटेशन के बाद जब सिस के साथ सिस लेते हैं, देखो सिस के साथ सिस, तो हमारे को ट्रांस डबल बॉन्ड मिलता है, और जब सिस के साथ ट्रांस लेते हैं तो हमारे को सिस डबल बॉन्ड ऑब्टेन होता है। तो याद रखना, हमने सिस डेकालीन में दोनों में फ्रेगमेंटेशन करवाना है। अगर सिस के साथ सिस कॉम्बिनेशन है, सिस के साथ सिस, तो बनने वाला डबल बॉन्ड ट्रांस होगा, और अगर सिस के साथ ट्रांस का कॉम्बिनेशन है, इस सिस के साथ ये ट्रांस कॉम्बिनेशन है, तो बनने वाला डबल बॉन्ड सिस होगा। आ रही है बात समझ में? करेक्ट, यानी 2 सिस के साथ एक ट्रांस चलता है, सिस के साथ सिस ट्रांस, सिस के साथ ट्रांस, तो फिर सिस, यानी 2 सिस एक ट्रांस, तो कभी भूलोगे नहीं तुम लोग। आ गई बात समझ में? उतारिए, और फिर मैं इन दोनों सवालों को आपको समझाता हूं। उतारिए। अब आप देखिएगा, ट्रांस डेकालीन के ये 2 एग्जांपल्स मैं सॉल्व करके बताता हूं आप लोगों को। देखो, सबसे पहले तो हम चेयर फॉर्म ड्रॉ करते हैं, ट्रांस डेकालीन ड्रॉ करते हैं। ये हमने ट्रांस डेकालीन ड्रॉ करा, ठीक है।
और हम ये जानते हैं कि ट्रांस डेकालीन के अंदर फ्लिपिंग नहीं होती, ट्रांस डेकालीन में फ्लिपिंग एब्सेंट होती है, इसलिए जो 3D अपने को यहाँ पर ऑब्टेन होगी हमें उसे 3D से चेक करना है कि वेदर फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस और नॉट। करेक्ट। अब आप देखिए इस ट्रांस डेकालीन में इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सिस है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिस स्टीरियो केमिस्ट्री? तो 1,2 सिस का मतलब होता है एक्सियल इक्वेटोरियल। अब ये H ऑलरेडी एक्सियल है, चाहे इस रिंग के लिए देखो चाहे इस रिंग के लिए देखो, ये H एक्सियल है। अब OTS और H का स्टीरियो सिस है और 1,2 सिस का मतलब होता है एक्सियल इक्वेटोरियल, और ये ऑलरेडी एक्सियल पे है तो ये इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब आप देखिएगा ये 1, ये 2 और ये 3, रिलेटिव पोजीशन 1, 3 दिखाई दे रही है हमारे, 1, 2 एंड 3। और ध्यान से देखो C1 C2 बॉन्ड और C3 Y बॉन्ड आर एंटी पेरिप्लेनर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। कैसे? तो हमें पता है कि इस एडजेसेंट पोजीशन पर लगा हुआ ये इक्वेटोरियल बॉन्ड और रिंग का कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑलवेज एंटी पेरिप्लेनर होते हैं। करेक्ट। चलो अब आप देखना, सबसे पहले सोडियम हाइड्राइड, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम हाइड्राइड क्या करेगा, यहां से H+ बाहर निकालेगा। जैसे ही H+ बाहर गया, क्योंकि ये बेस है, सोडियम हाइड्राइड H+ बाहर निकालेगा, यहाँ पर ये O-, ये लीजिए, और ये OTS हो गया। अब आप देखना भैया बड़े ध्यान से, ये H यहाँ पर है। अब यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और OTS बाहर निकलेगा। और जैसे ये स्टेप हुआ, आप देखिएगा हमारे को क्या ऑब्टेन हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये H इधर था, ये H इधर था, ये डबल बॉन्ड हो चुका है और ये कार्बोनाइल बन गया। तो बताइए बनने वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या नजर आ रहा है हमारे को, ट्रांस। करेक्ट। अब इस ट्रांस डबल बॉन्ड को मैं इस प्रकार से शो कर सकता हूं, ये लीजिए, ये कार्बोनाइल और डबल बॉन्ड की रिलेटिव पोजीशन 1 2 3 4 5 6, तो ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 और ये कार्बोनाइल। तो आपने एक चीज देखी कि फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और बनने वाला कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, वो बनने वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का स्टीरियो केमिस्ट्री ट्रांस है। आ गई बात समझ में? उतार लीजिए। देखिएगा अब जब हम 4th क्वेश्चन को लेंगे और 4th क्वेश्चन में 3D बनाएंगे, तो हमारे को ऑब्टेन होगा कि यहां फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल ही नहीं है। देखो कैसे, क्योंकि 4th में जब हम ये ट्रांस डेकालीन बनाएंगे, ये लीजिए, दिस वन इज द ट्रांस डेकालीन, तो इस ट्रांस डेकालीन में ये H और OH इसके स्टीरियो लगाने के बाद जब हम OTS के स्टीरियो देखेंगे तो OTS और H एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस है। और 1,2 ट्रांस का मतलब क्या होता है, 1,2 ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये H ऑलरेडी एक्सियल पर है, इसलिए OTS भी एक्सियल पे है। ये लीजिए, अब इसके अंदर कोई फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं है, जैसा है वो ये है। अब आप ये बताओ, ये रहा C1 C2 बॉन्ड और ये रहा C3Y बॉन्ड। बताओ क्या C1 C2 बॉन्ड और C3Y बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, क्या एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी पेरिप्लेनर है क्या? हम कहेंगे नहीं। और फ्रेगमेंटेशन के लिए शर्त क्या है कि C1 C2 बॉन्ड का और C3Y बॉन्ड का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी पेरिप्लेनर होना जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में किसी भी प्रकार का कोई फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, नो फ्रेगमेंटेशन। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? ये बात हुई आपके फ्रेगमेंटेशन इन डेकालीन डेरिवेटिव्स। करेक्ट। अब मैं एक सवाल लेता हूं फ्रेगमेंटेशन के ऊपर, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखिए,
देखिएगा, एक क्वेश्चन उतारेंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा सवाल है। और इस क्वेश्चन में जो मैंने स्टार्टिंग मटेरियल दिया है ना आप लोगों को, ये स्टार्टिंग मटेरियल हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर बनाएंगे। ये लीजिए, ये कंपाउंड हमारे को दिया गया है, ये लीजिए, और इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई गई है फर्स्ट ट्राइमेथाइल सेलाइल ब्रोमाइड के साथ। दूसरी स्टेप फ्रेगमेंटेशन होगा। थर्ड स्टेप सिस्टम में एरोमेटाइजेशन आएगा। और फोर्थ स्टेप TBAF के द्वारा TMS ग्रुप को हटाया जाएगा। और इससे हमारे को ये लीजिए, फाइनली ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये लीजिए। अब देखो, इस सवाल में जितने मैंने स्टेप्स से लिखे हैं ना, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, एग्जाम में कुछ नहीं देगा वो ऐसे। एग्जाम में दो चीजें लिखेगा, फर्स्ट स्टेप TMS ब्रोमाइड या Ma3SiBr, और अगला स्टेप TBAF। और या तो पूछ लेगा ये कैसे बना, ये चेक कर लो, ऑप्शन वगैरह देगा आपको प्रोडक्ट के। और ये स्टेप्स हमारे को पता करने पड़ेंगे कि किस तरीके से ये बना है। और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि जो ये स्टार्टिंग मटेरियल ये है, इसको हम आगे पेरिसाइक्लिक के अंदर बनाएंगे। पेरिसाइक्लिक जब रिएक्शंस पढ़ेंगे वहाँ हम लोग इसकी प्रिपरेशन करेंगे। और उसके आगे का स्टेप मैं आपको ये दे रहा हूँ, और दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सवाल ऐसे कैसे पूछा जा सकता है भैया आने वाले टाइम के अंदर। ओके, अब आप देखिएगा, यहाँ हमारे को सॉल्व करना कैसे है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइमेथाइल सेलाइल ब्रोमाइड, ट्राइमेथाइल सेलाइल ब्रोमाइड जब यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो देखो वो क्या करेगा, वो यहाँ इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। अब इससे क्यों करवाया, इसको आप समझो। ये है 1 नंबर पोजीशन, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। हो गए 3 पोजीशंस, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ध्यान से देखना, 1 नंबर पे ये रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है और 3 नंबर पे विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। एक रिलीजिंग, एक विथड्रॉइंग। मैंने क्या बोला, रिलीजिंग विथड्रॉइंग में विथड्रॉइंग एक प्रकार के लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, और इसके द्वारा मैं विथड्रॉइंग की विथड्रॉइंग पावर को और बढ़ा लेता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं प्रोटोनेशन करवा दूं अगर यहाँ, तो विथड्रॉइंग की विथड्रॉइंग पावर बढ़ जाएगी, तो मैं प्रोटोनेशन की जगह यहाँ सिलिकॉन लगा लेता हूँ। क्या फर्क पड़ता है, दैट इज सेम थिंग। क्लियर? तो देखना आप लोग क्या हुआ यहाँ। सबसे पहले यहाँ ट्राइमेथाइल सेलाइल ब्रोमाइड की प्रेजेंस में हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी। करेक्ट? ऑक्सीजन पर TMS ग्रुप आ गया। अब इससे इस विथड्रॉइंग की विथड्रॉइंग पावर बढ़ गई, तो रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा कुछ इस प्रकार से। देखो, यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और इसने अपना लोन पेयर इधर दे दिया। दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ये स्टेप फ्रेगमेंटेशन का स्टेप है। राइट? जैसे ये फ्रेगमेंटेशन हुआ, देखो इस फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिल गई। ये लीजिए, ओ ये SiO मित्र, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड टूट चुका है,
ये डबल बॉन्ड ये लीजिए और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। करेक्ट? बताइए ये स्पीशीज का बनना समझ में आ गया आप लोगों को? अगले स्टेप के अंदर मैंने कहा एरोमेटाइजेशन, तो मैंने कहा ये फ्रेगमेंटेशन और इस एरोमेटाइजेशन का आना ये कभी भी क्वेश्चन में स्टेप्स में लिखा हुआ नहीं होता, हमें समझना होता है। राइट? अगले स्टेप के अंदर देखो क्या हुआ, यहाँ पर एरोमेटाइजेशन आएगा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, ये इधर से इधर, ये यहाँ से, और जैसे यहाँ एरोमेटाइजेशन आया इससे हमारे को ये स्पीशीज मिलेंगे। ये लीजिए, ये TMS लिख देता हूँ, एक ही बात है। ये इधर से आ गया, ये और यहाँ ये O। करेक्ट? इसको ऐसे लिख लेता है। ये लीजिए, हो गया। और अब अगले स्टेप के अंदर आप समझना, इसकी रिएक्शन हमने TBAF के साथ करवाई। तो TBAF यहाँ पर डी प्रोटेक्शन करेगा। TBAF का काम क्या है? TBAF टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड यहाँ पर डी प्रोटेक्शन करेगा और TMS की जगह क्या लगा देगा? H। TMS की जगह क्या लगाएगा? हाइड्रोजन। राइट? तो देखिएगा इधर, TMS की जगह जब यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, ये लीजिए, यहाँ पर ये लीजिए O और ये H हो गया, यहाँ ये स्पीशीज हो गई। और उसके बाद में ये इनॉल देखो इधर कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बाय टॉटोमेरिज्म, और इससे हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और केवल इस क्वेश्चन को अगर पूछा जाएगा ना एग्जाम के अंदर, हो सकता है वो ये पूछ ले, या हो सकता है ये पेरिसाइक्लिक के एक स्टेप से बनेगा, वो पेरिसाइक्लिक का स्टेप भी इसमें जोड़ के पूछ दे, जो हम लोग पेरिसाइक्लिक में कवर करेंगे। ओके, उतार लीजिए। देखिए फ्रेगमेंटेशन के ऊपर ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हमने और लिए हैं, और इसमें ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सेम कंसेप्ट इस क्वेश्चन में है, आप लोगों को खुद को ट्राई करना है। ठीक है? इन दोनों ही क्वेश्चन में पहले एल्डोल कंडेंसेशन से एक प्रोडक्ट बना है, फिर उसमें एसिटिक मीडियम के अंदर फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हुआ है। क्लियर? तो देखो सबसे पहले यहाँ अगर आप देखें तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ 1 2 3 4 5, दैट इज 1,5 डाइकार्बोनाइल, एंड 1,5 डाइकार्बोनाइल के अंदर एसिडिक मीडियम में इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होता है। और 1,5 डाइकार्बोनाइल में जब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो हमारे को पता है इस अल्फा कार्बन से हम इनॉल या इनोलाइजेशन करवाएंगे, इनॉल फॉर्म बनवाएंगे और इसका इंट्रामोलिकुलर यहाँ पर अटैक करवाएंगे। तो फाइनली हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कैसे बनेगा ये हम समझ गए। इस अल्फा कार्बन की 2 हाइड्रोजन हटा देंगे और कार्बोनाइल की ऑक्सीजन हटा लेंगे और दोनों के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये सब कुछ हम लोग इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर सीख चुके हैं। सारे केसेस हम एल्डोल कंडेंसेशन के ले चुके हैं, हर पॉसिबिलिटी हम जानते हैं। राइट? अब आप पहले तो ये देखो, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वेज है। अगर ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वेज है तो साइड चेन कैसे होगी? डैश। और अगर साइड चेन डैश है तो फाइनली हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो डैश में मिलेगा जंक्शन के साथ। राइट? लेकिन यहां अब मैं जो प्रोडक्ट एक बार लिख देता हूं वो आप समझो, दिस वन। करेक्ट? और यहां जैसे ही इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा इससे ये डबल बॉन्ड और ये एमी ग्रुप। इज इट क्लियर? ये हमारे को मिल गया है। करेक्ट? अब ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल से कैसे मिला? ये एल्डोल का पार्ट है, वी नोस वेरी वेल, हम लोग जानते हैं। राइट? अब आप देखिएगा अगली स्टेप, यहां पर चूंकि ये वेज स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये स्टीरियो वेज है। अब यहाँ होगा क्या वो आप देखिएगा। एसिडिक मीडियम के अंदर यहाँ पर मैं प्रोटोनेशन करवाऊंगा। जैसे ये प्रोटोनेशन हुआ, ये स्पीशीज मिली, हमें ये स्पीशीज मिलेगी। उसके बाद में आप देखिए
यहाँ पर एक्सटेंडेड फ्रेगमेंटेशन का कंसेप्ट लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, दैट इज द विथड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? इसको इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स से मिलेंगे, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स से, इस बॉन्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो मैंने ऐसे शो किया। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड फ्रेगमेंटेशन, जहां पर इलेक्ट्रॉन लेने वाला और इलेक्ट्रॉन देने वाला 1-3 पोजीशन पे नहीं है, बल्कि वो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन पर है। दैट इज द 5th नंबर कार्बन इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। 1-3 की जगह 1-5 कॉम्बिनेशन बन चुका है, राइट। अब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए, देखो हुआ क्या, दिस वन इज द इनॉन, फाइनली ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये कार्बोकैटायन। अब आप देखो ये इनॉल तो फिर से टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व हो गया, दैट इज द एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म। ये कार्बोनाइल बन गया वापस से, और इस कार्बोकैटायन के ऊपर क्लोराइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया, ये लीजिए, और हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो आपने देखा पहले इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन से ये प्रोडक्ट बना, और फिर इसमें एक एक्सटेंडेड फ्रेगमेंटेशन का कंसेप्ट लगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने वाला और इलेक्ट्रॉन लेने वाला 1-3 पोजीशन पर ना होके कौन सी पोजीशन पर है? 1-5 पोजीशन पर, करेक्ट। तो इस प्रकार के फ्रेगमेंटेशन ध्यान रखना, जहां अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल के साथ इस तरह से साइक्लोप्रोपेन रिंग बनी हुई दिखेगी, जहां साइक्लोप्रोपेन रिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम कर रही है। क्लियर? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पर लगाओगे, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल और उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन, राइट। और इस एग्जांपल को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट मैंने आपको बना के दिया है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का जरा ध्यान रखिएगा, राइट। ये बात हुई हमारे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन का एक पूरा व्यू मैंने आपको बताया, कंसेप्ट्स के साथ जोड़ा कि फ्रेगमेंटेशन इंडिपेंडेंटली पूछा जाए या किसी रिएक्शंस के साथ जोड़ के पूछ लिया जाए, क्लियर। जिसमें मैंने कुछ प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन काम में लिए, पेरिसाइक्लिक का कंसेप्ट काम में लिया, एल्डोल कंडेंसेशन के साथ फ्रेगमेंटेशन को जोड़ा। इस तरह से फ्रेगमेंटेशन के सवाल एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ओके, हैव अ गुड डे। उतार लीजिए।